नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं एक शानदार सेशन की, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। हम बात कर रहे थे पॉलिटी की, और हम लोगों ने लास्ट कहां तक पढ़ा था ज़रा एक बार कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम संघ और उसके राज्य क्षेत्र हम लोगों ने लास्ट हेडिंग पढ़ा था। देखिए, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, उसके राज्य क्षेत्र, ये हम पढ़ रहे थे। ठीक है, हम बात करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इट्स टेरिटरी, टेरिटरी। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ये सारे पॉइंट हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, सारी चीज़ों को हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्रों की। आप मुझे बताएं जल्दी से, हमने अनुच्छेद 3 तक पढ़ लिया था। मैं रिवाइज कराना चाहूँगा कि संघ जो है, संघ शब्द का मतलब होता है यूनियन और फेडरल, यानी कि यूनियन को भी संघ कहते हैं, फेडरल को भी संघ कहते हैं। हमारे यहाँ की अगर बात होगी तो हमारे भारत में यूनियन व्यवस्था है, यूनियन सिस्टम है, यानी कि संसदीय व्यवस्था है। और संघात्मक व्यवस्था हमने कनाडा से ली है। हालांकि कनाडा में संघात्मक व्यवस्था चलती है। इनका मतलब क्या है? यूनियन का मतलब है जिस देश में राज्य अलग ना हो पाए, और फेडरल जिस देश में राज्य अलग हो जाएं, है ना। अब बात आती है अनुच्छेद 1 में क्या लिखा था? अनुच्छेद 1 में लिखा था इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, कि भैया इंडिया या भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, अब बात आई अनुच्छेद 2 में क्या लिखा था? तो नए राज्यों की स्थापना, संघ में नए राज्यों का प्रवेश। और यहां पर हम बात करेंगे सर, ये और बता दीजिए कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश जब कोई बाहरी क्षेत्र भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा तो वह अनुच्छेद 2 के अकॉर्डिंग होगा। किसके? अनुच्छेद 2 के अकॉर्डिंग। अब यहां पर ये चीजें भी आती हैं, ये चीजें भी आ जाती हैं कि सर अनुच्छेद 2 में क्या लिखा? जब कोई बाहरी क्षेत्र शामिल किया जा रहा है, जैसे सिक्किम था, सिक्किम को हमने 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के माध्यम से 2A जोड़कर, आर्टिकल 2A जोड़कर सह राज्य बनाया था, एसोसिएट स्टेट बनाया था। वहीं अगर मैं बात करूं, वहीं अगर बात की जाए 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 की, जिसमें सिक्किम को राज्य का दर्जा दे दिया, आर्टिकल 2A को समाप्त कर दिया, राज्य का दर्जा दे दिया, 22वां राज्य बना। अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत में नए राज्यों की स्थापना भारतीय क्षेत्र से होंगी। ठीक है, जैसे कि उत्तर प्रदेश से बना उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश से बना तेलंगाना। ठीक है, अब बात आ गई किसी राज्य के नाम को बदलना हो, जैसे उड़ीसा का नाम कर दिया ओडिशा। किसी नए राज्य की स्थापना करना, भारतीय संघ से राज्य का नाम बदलना, सीमा को कम या ज्यादा करना, ये सब अनुच्छेद 3 में होगा। हम बात करेंगे सर अनुच्छेद 4 की। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 क्या कहता है? इसमें लिखा है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो कानून बनाए गए हैं वो संविधान संशोधन नहीं होंगे। कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो कानून बने हैं वो संविधान संशोधन नहीं होंगे। आप कहेंगे सर अनुच्छेद 2 एवं 3, अनुच्छेद 2 एवं 3 में बनाए गए कानून, बनाए गए कानून, यहां पर लिखिएगा बनाए गए कानून संविधान संशोधन नहीं होंगे, कानून संविधान संशोधन नहीं होंगे, संविधान संशोधन नहीं होंगे, संविधान संशोधन नहीं होंगे, नहीं होंगे। ठीक है जी, संविधान संशोधन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? ठीक है, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि संविधान संशोधन जो होता है वो कौन से आर्टिकल में है? संविधान संशोधन 368 में। और यहां पर कानून किस में बन रहे थे? 4 के तहत। यानी कि 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो कानून बनाए गए हैं, लॉज बनाए गए हैं, वह कानून संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माने जाएंगे।
ठीक है। अब बात यह आई कि सर यहां पर हमने पढ़ा क्या अनुच्छेद 3 के अनुसार इतनी शक्ति है संसद में कि वो किसी भी भारतीय भूभाग को किसी अन्य राज्य को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। आप कहेंगे सर संसद ऐसा साधारण बहुमत से नहीं कर सकती। भारत के किसी भूभाग को अगर किसी अन्य देश को सौंपना होगा तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। क्या पड़ेगा? संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। देखिएगा नोट में लिखिएगा, एक क्वेश्चन ये पूछा गया, क्या संसद अनुच्छेद 3 के अनुसार अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 3 अनुसार किसी भारतीय भूभाग को टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है, किसी अन्य देश को सौंप सकती है, ये क्वेश्चन पूछा गया। सौंप सकती है, क्या ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया? तो आप यहां पर ध्यान रखना कि सर जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो एक ये क्वेश्चन के रिप्लाई में क्या हुआ, तो इसका जो आंसर मिला ना, इसका आंसर मिला किसमें? वेरुवादी। आप कहेंगे सर वेरुवादी कौन सा मामला था? एक मामला था वेरुवादी, जब हमने प्रस्तावना में पढ़ा था, वेरुवादी बनाम भारत संघ, ठीक है, वेरुवादी बनाम भारत संघ 1960 का मामला था। ये कब का? 1960 का ये मामला था। आप कहेंगे सर 1960 का यहां पर मामला था और इसमें हमने ये पढ़ लिया कि वेरुवादी भारत संघ 1960 में ऐसा क्या कहा गया। लिख लीजिए आप लोग। तो इसमें यह कहा गया कि जो वेरुवादी क्षेत्र है, क्या अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद उसे किसी अन्य देश को दे सकता है? आप कहेंगे सर यहां पर हमने पढ़ लिया कि जो वेरुवादी क्षेत्र था, इसमें यह पूछा गया क्या संसद वेरुवादी क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंप सकती है? तो यह कहा गया कि सर इसमें वेरुवादी क्षेत्र जो पाकिस्तान को दिया गया, वेरुवादी क्षेत्र पाकिस्तान को दिया गया, कि सर कौन सा ऐसा संविधान संशोधन था जिसके माध्यम से भारत का जो वेरुवादी क्षेत्र था 1960 में पाकिस्तान को सौंप दिया। वो था भैया वेरुवादी बनाम भारत संघ 1960, और इसमें यह भी कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या कहा कि सर इसमें क्या कहा, इसमें यह कहा कि संसद संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को सौंप सकती है, अन्य देश को सौंप सकती है। ठीक है जी, सौंप सकती है। अब ये बताइए सौंप सकती है तो कौन सा संविधान संशोधन किया गया होगा जो वेरुवादी क्षेत्र से दिया गया। ठीक है, बहुत शानदार। तो हमने ये बात कर ली, हमने वेरुवादी बनाम भारत संघ 1960 का मामला पढ़ा, तो इसमें कौन सा संविधान संशोधन किया गया था बताइए, जल्दी से बता दीजिए। चलिए, तो आप कहेंगे सर कौन सा संविधान संशोधन था, तो ये आप ध्यान रखना, यहां पर मैं लिख देता हूं जी, यहां पर मैं लिख देता हूं एक, आप कहेंगे सर जो संविधान संशोधन हुआ था, 9वां संविधान संशोधन,
कि सर जो ये बेरूवादी क्षेत्र था ना, इसके लिए क्या किया गया था, आप कहेंगे सर नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 के द्वारा ठीक है, के द्वारा क्या किया गया, के द्वारा भैया क्या करेगी, भैया जल्दी से लिख लीजिए कि संसद साधारण बहुमत से ऐसा कर सकती है, यानी कि क्या करेगी भैया, तो आप कहेंगे द्वारा साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से संशोधन किया, बहुमत के द्वारा ठीक है, साधारण बहुमत से ये संशोधन किया गया, साधारण बहुमत से संशोधन किया गया था। ठीक है, इसके लिए विशेष संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, संशोधन हुआ। ठीक है कि भैया इसके लिए विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं थी, केवल इसको 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के द्वारा जो बेरूवादी क्षेत्र था ये पाकिस्तान को सौंप दिया गया। किसे सौंप दिया था, पाकिस्तान को। कि सर इस पर हस्ताक्षर किसने किए थे, तो आप कहेंगे सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। क्या किया था, हस्ताक्षर। चलिए यहां पर हमने ये लिख लिया। अच्छा, एक केस और आया था कि सर अभी 2015 में भारत ने अपने 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दिए और बदले में मात्र 51 क्षेत्र हमें मिले, मात्र 51 क्षेत्र हमें मिले। लिख लीजिए यहां तक फटाफट से। आप कहेंगे सर 100 यानी कि 100वां संविधान संशोधन किया जाता है, 100वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन। यहां हमने लिख लिया कि सर 100वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये मुझे बताइए अधिनियम ये किया गया 2015 में, 2015। यहां पर आप लिख लीजिए कि सर 2015 किया गया। और इसमें क्या किया, भारत ने अपने कितने क्षेत्र दिए थे, भारत ने 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दिए। किसे दिए जी, बांग्लादेश को दिए, बांग्लादेश को दिए। ठीक है, बांग्लादेश को दिए। बदले में मात्र कितने, आप कहेंगे मात्र 51 क्षेत्र मिले, 51 क्षेत्र मिले। चलिए हम कहेंगे सर बदले में हमें 51 क्षेत्र मिले। चलिए यहां पर हमने लिख लिया कि भैया ये हमने लिख लिया। अब बात आती है कि सर राज्यों की मांग होने लग गई, राज्यों की क्या होने लग गई, मांग होने लग गई। ठीक है, ये हमने लिख लिया था, कोई दिक्कत नहीं कि सर 100वां संविधान संशोधन हमने पढ़ा 2015 में, और इसमें क्या हुआ था कि हमने भारत ने 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दिए और बदले में मात्र 51 क्षेत्र भारत को मिल गए। ये हमने पढ़ लिया। अब ये बताइए इस पर हस्ताक्षर किसके थे, इस पर हस्ताक्षर किसने किए थे, कौन भैया बताएंगे कि सर जो 100वां संविधान संशोधन था इस पर हस्ताक्षर किसने किए थे। तो जाहिर सी बात है कि भैया हस्ताक्षर जो होंगे वो उस समय जो राष्ट्रपति रहे होंगे उन्होंने किया होगा। तो इस समय राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। कौन थे भैया, प्रणब मुखर्जी। तो इस समय राष्ट्रपति कौन थे जब 2015 में ये हुआ था, तो प्रणब मुखर्जी थे, उन्हीं के सिग्नेचर इस पर हुए थे, उन्हीं के सिग्नेचर इस पर हुए थे। चलिए अब बात आती है कि भैया यहां तक हमने पढ़ा, अब जो चर्चा होगी वो सही हम पढ़ेंगे कि सर भाषा के आधार पर राज्यों की मांग, भाषा के आधार पर राज्यों की मांग होने लगी थी, कि भाषा के आधार पर राज्यों की मांग होने लगी। कौन आंदोलन कर रहे थे, तो 1946 में तेलंगाना आंदोलन चल रहा था, तेलुगु आंदोलन कह सकते हैं, तेलुगु आंदोलन जो तेलंगाना की मांग कर रहा था। क्या कर रहा था जी, तेलुगु आंदोलन जो चल रहा था उसमें पोटटी श्रीरामुलु मांग कर रहे थे तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बनाया जाए। अब हुआ ये कि भाई 1946 में ये मांग उठने लग गई थी, तो जब संविधान सभा में दो समितियां बनी थी, एक तो एस.के. धर समिति, ठीक है, धर आयोग बना था एस.के. धर के नेतृत्व में, और एक बना था जे.वी.पी. समिति, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और भैया पटाभी सितार मैया।
तो धर आयोग पहले पढ़ते हैं, धर आयोग। आप कहेंगे भैया जो धर आयोग है ये कब बनाया गया? धर आयोग, धर आयोग कब बनाया गया था? धर आयोग, ठीक है, धर आयोग कब बनाया गया है बताइए? धर कमीशन, धर कमीशन। यहां पर हम बात करेंगे सर धर कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि सर ये कब बनाया गया था? जून 1948 में, जून 1948 में ये बना। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? फटाफट से बताइए कि सर इसके अध्यक्ष थे जिनका नाम है एस के धर। क्या नाम था? एस के धर, ठीक है, एस के धर इसके अध्यक्ष थे। अब इन्होंने जो है इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो सिफारिशें दी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा? इन्होंने कहा कि भैया जो पुनर्गठन है, राज्यों का पुनर्गठन कैसे होना चाहिए, राज्यों का पुनर्गठन कैसे होना चाहिए कि सर इसका अन्य नाम बता दीजिए। लिखिए, इसका अन्य नाम था प्रथम क्या कह सकते हैं? प्रथम भाषाई प्रांतीय आयोग, प्रथम भाषाई प्रांतीय आयोग, भाषाई प्रांतीय आयोग, आयोग, ठीक है, अन्य नाम था ये आयोग। ये क्या था? इसका अन्य नाम था, दूसरा नाम कह सकते हैं, अन्य नाम था, ठीक है, यहां तक लिख लिया। अब ये बात आ गई कि सर इसमें और क्या क्या बातें हो गई। यहां पर जस्टिस न्यायमूर्ति एस के धर अध्यक्ष बन गए। इन्होंने अपनी सिफारिशें कब पेश की? रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश कर दी। रिपोर्ट आ गई दिसंबर 1948 में। इनकी सिफारिश क्या क्या हुई है इसमें? इनकी सिफारिश क्या थी? रिकमेंडेशन क्या क्या थी? बताइए जल्दी से कि सर रिकमेंडेशन क्या इन्होंने पेश की थी? रिकमेंडेशन, तो आप कहेंगे सर इनकी रिकमेंडेशंस क्या थी, सिफारिशें क्या थी? चलिए यहां पर हमने बात कर ली सिफारिश क्या है। चलिए अब आप मुझे बताइए सर सिफारिश क्या है? सिफारिशें, सिफारिशें, चलिए हम कहेंगे सर इन्होंने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, इन्होंने कहा राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, ठीक है भैया 1949 में नहीं करी थी, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं जिसकी एस के धर की, किसकी? एस के धर की। इन्होंने कहा राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, कि राज्यों का जो गठन हो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। द स्टेट शुड नॉट बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इन्होंने कहा कि राज्यों का गठन, यहां पर लिख दूं क्या? ठीक है, इन्होंने कहा पहली इस सिफारिश थी राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, के आधार पर ना हो, ठीक है, ना हो, ठीक है। इन्होंने क्या कहा? द स्टेट शुड नॉट बी फॉर्म्ड, the states should not be formed on the basis of language, on the basis of language। चलिए दूसरा हम यहां पर बात करेंगे कि सर राज्यों का पुनर्गठन किसके आधार पर होना चाहिए? आप यहां बताएं, राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए, भाषा के आधार पर होना चाहिए, आधार पर हो, ठीक है, किसके आधार पर हो? भाषा के आधार पर हो। चलिए यहां पर हम बात करेंगे द स्टेट शुड बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ राज्यों का गठन भौगोलिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए। किसके स्थिति पर? भौगोलिक, ज्योग्राफिकल एरिया, भौगोलिक एवं वित्तीय
स्थिति के आधार पर हो, ठीक है, वित्तीय स्थिति वित्तीय स्थिति के आधार पर हो, ठीक है। इन्होंने कहा द स्टेट्स शुड बी फॉर्म्ड, द स्टेट्स शुड बी फॉर्म्ड on the basis of geographical area, formed on the basis of geographical areas एवं फाइनेंशियल कंडीशन एंड फाइनेंशियल कंडीशन, कि भैया ऐसा ना हो कि सभी गरीब क्षेत्र एक में आ जाए, सभी अमीर एक में चले जाएं। ज्योग्राफिकल एरिया भी देखा जाए, फाइनेंशियल कंडीशन, ये उसकी कंडीशन क्या है, किस स्थिति में वो है, ठीक है। इस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। लिख लिया आप लोगों ने? नहीं मेरी बहन प्रिया, कैसी बात कर रही हैं आप? भाई बहनों से कभी नाराज हो सकते हैं या भाई भाइयों से कभी नाराज हो सकते हैं, है ना? बताइए जल्दी से। हाँ नीचे, बहुत बढ़िया, शानदार। हमने पढ़ा कि सर राज्यों का गठन भाषा के आधार पर ना हो, द स्टेट शुड नॉट बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। राज्यों का गठन भौगोलिक एवं वित्तीय स्थिति के आधार पर हो, द स्टेट शुड बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरियाज एंड फाइनेंशियल कंडीशन, ठीक है। ये किसने कहा था? ये भैया, ये रिपोर्ट किसकी थी? तो एसके धर ने कहा। अब संविधान सभा में लोग इनके खिलाफ हुए, संविधान सभा में लोग इनके खिलाफ हो गए कि भाई ऐसे नहीं होगा काम, ऐसे चलेगा नहीं। तो फिर क्या हुआ, संविधान सभा ने क्या कहा कि भाई एक काम करते हैं, चलो आपकी तसल्ली के लिए एक समिति और बना लेते हैं। लिख लीजिए प्लीज कि एक समिति और बना लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जेबीपी समिति बनाई। क्या बनाया? इन्होंने जेबीपी समिति का गठन किया कि सर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सितार मैया, उसके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया। लिखिए यहां तक। अब बात आती है कि सर जेबीपी समिति कि भैया जेबीपी समिति की बात यहां पर आएगी, ठीक है। जेबीपी समिति, इसे हमने क्या पढ़ा है? आप कहेंगे सर इसका नाम जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि इसको जेबीपी कमेटी लिख लीजिए इंग्लिश में पहले, जेबीपी कमेटी, ठीक है। चलिए जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, आप कहेंगे सर वल्लभ भाई पटेल, और भैया पी से बनेगा पटाभी सितार मैया। कौन? पटाभी सितार मैया, ठीक है। अब इनके नेतृत्व में ये समिति का गठन हुआ। ये समिति बनी कब थी? अब आप मुझे बताइए कि सर ये समिति कब बनी? 1948 में ये समिति बनी और इन्होंने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। हाँ जी, चलिए साइड तो मैं हो ही चुका हूं भैया, बिल्कुल साइड में यहां पर हो गया हूं। चलिए मुझे बता दीजिए फटाफट से, बिल्कुल ये मैंने आपको लिखवा दिया था, मैं बहुत साइड में खड़ा था। अब इतना धीरे भी मत लिखिए कि एक चैप्टर में बहुत क्लासेस लगानी पड़ जाएं। चलिए ये हमने लिख लिया कि सर यहाँ पर हमने लिखा कि सर समिति का गठन कब हुआ। तो ये समिति कब बना दी गई? दिसंबर 1948 में इस समिति का गठन हुआ। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश कर दी? इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी अप्रैल 1949 में। अप्रैल 1949 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। चलिए यहाँ पर ये रिपोर्ट आ गई। जब ये रिपोर्ट आ गई तो इसमें भी इन्होंने क्या कहा? इन्होंने एसके धर की सिफारिशों को सही कहा। इन्होंने क्या कहा कि एसके धर की सिफारिशों को सही कहा। इन्होंने कहा कि जो एसके धर ने सिफारिशें पेश की हैं कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए,
बल्कि ज्योग्राफिकल एरिया के आधार पर होना चाहिए। लिख लीजिए कि सर इन्होंने जो सिफारिश पेश की थी, इनकी सिफारिश क्या थी? इन्होंने वही सिफारिशें पेश की थी, सिफारिश। तो इन्होंने धर आयोग की सिफारिशों को सही बताया। इन्होंने क्या कहा कि जो धर आयोग ने सिफारिश पेश की थी वही सही है। धर आयोग की सिफारिशों का समर्थन किया, सिफारिशों का समर्थन किया, यानी कि वही पहले वाली जो थी समर्थन, जो पहले वाली सिफारिशें थी वही ठीक हैं कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर ना होकर ज्योग्राफिकल एरिया के आधार पर होना चाहिए। अब यहां पर विरोध होने लगा। इनका विरोध किसने किया? अब विरोध होने लग गया जी, विरोध होने लग जाता है ना। इनके खिलाफ विरोध हुआ, और विरोध कौन कर रहे थे? आंदोलन कौन कर रहे थे? विरोध कह लें, आंदोलन कह लें, तो आंदोलन किसने स्टार्ट कर दिया था? आंदोलन स्टार्ट कर दिया था भैया, क्या नाम था उनका? पोटटी श्री रामुलु। आप कहेंगे सर पोटटी श्री रामुलु, रामुलु, रामुलु कह सकते हैं, रामुलु भी कह सकते हैं, रामुलु। अब ये जो है आमरण अनशन पर बैठ गए। इन्होंने क्या कर लिया कि भैया ये कह रहे थे कि हमें तो तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य बनना चाहिए, तो ये क्या कहते हैं? ये भूख हड़ताल पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, हंगर स्ट्राइक पर बैठते हैं। आप कहेंगे सर ये हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए, ठीक है, हंगर स्ट्राइक इन्होंने कर दी। क्या कर दी जी? इन्होंने हंगर स्ट्राइक कर दी, भूख हड़ताल कर दी। तो ये 56 दिन तक भूखे रहे, ठीक है, 56 दिन तक तो ये भूखे रहते हैं, ठीक है, क्या रहे? भूखे रहे हड़ताल की, और 58वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। 58वें डेज इनकी क्या हो जाती है? 58वें दिन इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। जो व्यक्ति 56 दिन भूखा रहेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। और मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु कब हो गई? तो आप कहेंगे मृत्यु हो जाती है 15 दिसंबर 1952 में, कि भैया 15 दिसंबर 1952 में इनकी मृत्यु हुई। और जब इनकी मृत्यु हुई तो भैया बवंडर स्टार्ट, कि भाई कोई बड़ा नेता मारा जाएगा, बड़ा नेता मरेगा तो फिर क्या हो जाएगा? जब बड़ा नेता मरेगा तो भैया जाहिर सी बात है कि उसके जो अनुयायी होंगे, जो उसके फॉलोअर्स होंगे, जो उसके पार्टी के लोग होंगे, जो उसके समर्थन कर रहे होंगे, वो धरना, आंदोलन, तोड़फोड़ स्टार्ट हो जाएगी। अब नेहरू सरकार दबाव में आई। ये क्या कह रहे थे? इनकी मांग क्या थी? इनकी मांग क्या थी? इनकी मांग थी भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जाए। इनकी मांग थी भाषा के आधार पर राज्य का गठन हो, भाषा के आधार पर राज्य का गठन हो, आधार पर राज्यों का गठन हो, ठीक है, ये मांग कर रहे थे। ठीक है, जब इनकी मृत्यु हो गई तो हुआ ये, नेहरू सरकार दबाव में आई। तो भैया नेहरू सरकार जब दबाव में आ गई तो नेहरू सरकार ने क्या किया? नेहरू सरकार ने दबाव में आकर भैया क्या कर दिया? भाषा के आधार पर पहला राज्य बना दिया आंध्र प्रदेश। क्या बना दिया जी? आंध्र प्रदेश। तो भैया हुआ ये कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? आप कहेंगे भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना था उसका नाम क्या है? आप बताइए कि सर भाषा के आधार पर प्रथम राज्य के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? आधार पर प्रथम राज्य, फटाक से बताइए जल्दी से राज्य। आप कहेंगे सर आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। और ये आंध्र प्रदेश बना कब? तो आप कहेंगे सर भाषा के आधार पर ये आंध्र प्रदेश कब बन गया था? फटाफट से मुझे बता दीजिए कि सर ये आंध्र प्रदेश बना था, ये भाषा के आधार पर बना था। किसके आधार पर बना था? आप कहेंगे सर ये भाषा के आधार पर बना था। तो भाषा के आधार पर ये आंध्र प्रदेश कब बन गया था? तो आपने कहा कि सर भाषा के आधार पर। ये तो गड़बड़ हो गई कहानी, चलिए, है ना। ये क्या हुआ इसमें? चलिए मैं कोशिश करता हूँ फिर से कुछ करने की इसमें।
चलिए ये हमने पढ़ लिया कि सर आंध्र प्रदेश ये बना कब। देखिए आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ, आंध्र प्रदेश का गठन कब होता है, ये बना था 1 अक्टूबर 1953 में। 1 अक्टूबर 1953 में, 1 अक्टूबर 1953 में ये बन गया। लेकिन इसका पुनर्गठन कब किया गया, इसका पुनर्गठन कब किया गया बताइए जल्दी से कि सर इसका पुनर्गठन कब किया गया था। पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। यही कारण है कि आंध्र प्रदेश अपना स्थापना दिवस कब मनाता है, ये अपना स्थापना दिवस कब मनाएगा। आप कहेंगे सर ये अपना स्थापना दिवस कब मनाएगा, बताइए कि आंध्र प्रदेश अपना स्थापना दिवस कब मनाता है। स्थापना दिवस, ये अपना स्थापना दिवस मनाता है 1 नवंबर को। कब, 1 नवंबर। क्यों, क्योंकि 1 नवंबर को इसका पुनर्गठन हुआ था। क्या हुआ था, 1 नवंबर को इसका पुनर्गठन हुआ था। तो यहां पर लिखना कि भैया 1 नवंबर को पुनर्गठन हो जाता है। क्या हो जाता है जी, पुनर्गठन हो जाता है। ठीक है, चलिए अब जब ये बन गया तो और राज्यों ने मांग स्टार्ट कर दी भाई कि आंध्र प्रदेश को क्यों बना दिया, आंध्र प्रदेश को क्यों बना दिया, कि 1953 में इसका पुनर्गठन हुआ। क्या हुआ था, 1953 में इसका पुनर्गठन हुआ, तो क्यों भैया बनाया, और राज्यों ने मांग स्टार्ट कर दी। तो अब क्या हुआ, अब एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाएगा। 1 नहीं लग रहा, 10 लग रहा है। ये अक्टूबर है, ये क्या है, ये अक्टूबर है। ये क्या हो जाएगा, 10 अक्टूबर, ठीक है, या 1 अक्टूबर। तो ये अक्टूबर है। अगर आपको ये वैसे दिख रहा हो तो मैं कोशिश करता हूँ इसको और सही लिखने की। ठीक है, मैं और सही लिखने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, परेशान ना होइए, है ना, परेशान मत होइए। मैं लिखने का प्रयास करता हूँ इसको 1 अक्टूबर। ठीक है, थोड़ा सा दूर करके लिख देता हूँ, फिर आपको नहीं महसूस होगा कि ये 10 लिखा हुआ है। ठीक, चलिए आप कहेंगे सर 1 अक्टूबर। ठीक है जी, अब 1 अक्टूबर, अब तो नहीं लग रहा ये 10, अब तो नहीं लग रहा 10। 1 अक्टूबर 1953 में इसका पुनर्गठन हुआ, या बना तो गठन होता है। ठीक है, भाषा के आधार पर गठन हुआ, और इसका पुनर्गठन द्वारा से 1 नवंबर 1956 में। यही कारण है कि अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाता है। चलिए अब बात आती है राज्य पुनर्गठन आयोग की। राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग कि सर राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया था। ठीक है, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। आप कहेंगे सर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, कि भैया ये कमीशन कब बना था। आप कहेंगे सर ये कमीशन कब बनाया गया, बताओ जरा, बता दो। तो आप बताना कि सर ये कब बनाया। तो यहां पर हम बात करेंगे, सर ये बना था 1953 में। कब, 1953 में। और इसे क्या नाम दिया गया था, इसे और फजल अली आयोग नाम भी दिया गया। 1953 में ये बना, इसका अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम क्या होगा। तो आप कहेंगे सर इसे अन्य नाम किस नाम से जानेंगे, तो इसे और किस नाम से जानते हैं, इसे डॉक्टर फजल अली आयोग भी कहते हैं। डॉक्टर फजल अली आयोग के नाम से भी जानेंगे, फजल अली आयोग भी कहते हैं, आयोग भी कहते हैं। यहां तक हमने लिख लिया कि भैया फजल अली आयोग कहते हैं, इसलिए बनाया था कि जो राज्यों की मांग चल रही थी कि भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए। आंध्र प्रदेश क्यों बना दिया, क्योंकि पंजाब जो पेप्सू हुआ करता था वो पंजाबी बोलने वाले पंजाब, हिंदी बोलने वाले हरियाणा, है ना, और चंडीगढ़ जो मिक्स थे। तो भैया ऐसे अलग अलग मांग स्टार्ट होने लग गई थी। गुजराती बोलने वाले गुजरात, मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र की मांग करने लग गए थे मुंबई प्रेसिडेंसी में। तो ये डिसीजन लिया गया कि भाई राज्य पुनर्गठन आयोग बनेगा। तो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे डॉक्टर फजल अली। क्या नाम था, डॉक्टर फजल अली। इन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया था फजल अली आयोग। क्या नाम रख दिया था, फजल अली आयोग। इसमें सदस्य थे 2। इसमें अन्य 2 सदस्य कौन कौन थे, इसमें 2 सदस्य अन्य थे। एक तो थे भैया के.एम. पणिक्कर, ठीक है जी,
के.एम. पणिक्कर और H.N. कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? कि सर राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश कर दी थी? इन्होंने रिपोर्ट पेश कर दी थी 1955 में। कब? 1955 में रिपोर्ट आई, और इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया। आप कहेंगे रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है, इसके आधार पर क्या हुआ? राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। क्या आया जी? आप कहेंगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, पुनर्गठन अधिनियम। ये अधिनियम आता है 1956 में, ठीक है। कब? 1956 में आता है, और इस अधिनियम के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? राज्यों का पुनर्गठन, आप कहेंगे सर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ है? बताइए। पुनर्गठन, तो यहां पर आप कहेंगे सर राज्यों का पुनर्गठन होता है 1 नवंबर 1956 में। कि भैया ये बताइए, अब इन्होंने क्या कहा? इनकी सिफारिश क्या थी? पहले आप लिखिए, पहले आप जो है लिखिए कि साहब यहां पर इन्होंने कहा इनकी सिफारिश क्या थी। इन्होंने सिफारिश किसकी की थी? बताइए। इन्होंने सिफारिश की 16 राज्य व 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं। 16 राज्य व 3 केंद्र शासित प्रदेश बने, 3 केंद्र शासित प्रदेश बने। ये इन्होंने भैया क्या कर दी? डिमांड कर दी। लेकिन बनाए कितने गए? बनाए गए 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 केंद्र शासित प्रदेश। कितने राज्य बनाए गए थे? 14 राज्य बनाए गए थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और ये जो राज्य बने हैं ये 1 नवंबर 1956 में बने। 1 नवंबर 1956 में 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। क्या बन गए जी? अब हुआ क्या कि सर इन्होंने कहा कि जो ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, कि भाई राज्यों के ग्रुप ए को, ग्रुप बी को, ग्रुप सी को समाप्त कर दिए जाएं। ठीक है। अब इन्होंने ये कहा कि सर यहां पर अब मांग और होने लग गई, तो बंबई प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, बंबई प्रेसिडेंसी को तोड़ा जाए, बंबई प्रेसिडेंसी को अब तोड़ा जाए। तो बंबई प्रेसिडेंसी को 1 मई 1960 में तोड़ दिया 2 राज्यों में। 1 मई 1960 में गुजरात बोलने वालों को गुजराती दे दिया, यानी कि गुजरात बना दिया, और मराठी बोलने वालों को महाराष्ट्र दे दिया। क्या दे दिया? महाराष्ट्र। तो आप कहेंगे सर गुजरात और महाराष्ट्र जो थे वो बंबई प्रेसिडेंसी से अलग हुए, इसीलिए पहले बंबई का मुख्यमंत्री बनता था। ठीक है। जैसे कि 1952 में कौन बने थे? आप कहेंगे सर क्या नाम था उनका? मोरारजी देसाई साहब, मोरारजी देसाई। ठीक है। हमने बात कर ली कि सर अब ये बताइए नागालैंड असम से अलग हुआ था, कि सर नागालैंड कब बना था? नागालैंड जो बना है ये 1963 में बना है। कब? नागालैंड कब बन गया? 1963 में। किससे अलग होकर? आप कहेंगे सर असम से अलग होकर। किससे? असम से अलग होकर 1963 में नागालैंड बन जाता है। यहां तक हमने पढ़ लिया कि सर 1966 में क्या होगा? आप कहेंगे सर पंजाब और हरियाणा जो पेप्सू हुआ करता था उससे कौन कौन बन गए? पंजाब प्लस हरियाणा। कि सर पंजाब और हरियाणा कब बने थे? तो ये 1966 में पेप्सू से अलग होकर बन गए। ठीक है। कब? 1966 में अलग होकर बन गए। चलिए बात होगी जी 1971 में कौन बना? हिमाचल बना। कौन बना? हिमाचल प्रदेश बन गया। कि सर हिमाचल प्रदेश कब बना था? 1971 में बन गया था। हिमाचल प्रदेश कब बन गया? 1971 में। 1972 में भैया कौन कौन राज्य बने? जैसे कि मणिपुर, आप कहेंगे सर मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ये किससे अलग हुए थे? नेफा से। नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी।
अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का जो एक संघ हुआ करता था, ठीक है, हालांकि 9 किससे बने थे ये? नेफा से। ये किससे बने थे ये लिख लीजिए, पूछ लेता है, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है जी, इससे बने। हालांकि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया 1972 में, ठीक है, लेकिन 1975 की बात कर लो, 1975 में सिक्किम राज्य बन गया। कौन राज्य बन गया? सिक्किम राज्य बन गया, ये भी हमने लिख लिया। अब बात आती है सर ये और बता दो कि सर 1987 में कौन कौन राज्य बने थे, यहां तक आपने लिखा होगा। चलिए अब बात आ गई सर 1987 में किस किस को राज्य का दर्जा मिल गया। जैसे जैसे आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, इनको राज्य का दर्जा दे दिया। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, और कौन? मिजोरम। कौन भैया? मिजोरम, ठीक है, इन्हें राज्य का दर्जा दिया जाता है। मिजोरम, इन्हें राज्य का दर्जा दे दिया गया। क्या दे दिया? राज्य का दर्जा दे दिया। चलिए वहीं 2000 में कौन कौन बने? आप कहेंगे सर उत्तराखंड बना, है ना, जिसे उत्तरांचल के नाम से जाना गया। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और झारखंड। कौन? झारखंड, ये अलग राज्य बन गए भैया। फिर 2014 में तेलंगाना नया राज्य बन गया, तेलंगाना, ठीक है। 2019 में जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख ये केंद्र शासित प्रदेश बने। ये क्या बने? केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश बने। चलिए यहां तक हमने इनको नोट डाउन कर लिया। चलिए अब आप कहेंगे सर 2020 में कब? 2020 में दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को मिलाकर दमन द्वीप का विलय यानी कि गठन कर लिया। विलय बोले तो मिला लिया, ठीक है, मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, एक यूटी बनाया। चलिए तो ये तो था आपका भैया चैप्टर खत्म। कल क्लास होगी नहीं, परसों क्लास होगी जिसमें हम नागरिकता पढ़ेंगे, ठीक है जी। ये आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया। रंजीत सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, शानदार। तो ये सारे पॉइंट हैं, इनको आप लोग अच्छे से पढ़ते चलिए, मेहनत करते चलिए। अब कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।